Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of history for class 9th, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. तो इस चैप्टर में हम सोशलिज़म की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये आइडियोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लस किस तरह से ये इनकलकेट हुई सोसाइटी में, और रशियन रेवोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट रहे, क्या क्या उसके कॉजेज़ रहे, कारण रहे, और उसके क्या क्या आगे प्रभाव पड़े यूरोप पे और रशिया पे, वो हम रीड करेंगे इस चैप्टर में. तो द एज ऑफ सोशल चेंज इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. In the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulated in Europe after French Revolution. तो हमने previous chapter में पढ़ा था French Revolution के बारे में, और French Revolution में हमने देखा कि दो आइडियाज़, एक तो freedom का और एक equality का आइडिया, वो सर्कुलेट हुआ यूरोप में. तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी ओपन कर दी थी क्या करने में, सोसाइटी में एक चेंज लाने में. यूरोप की जो सोसाइटी थी उसके सामने अब एक एग्जाम्पल आ गया था फ्रांस का कि किस तरह से रेवोल्यूशन जो है वो चेंज ला सकता है हमारी सोसाइटी में. तो as you have read, before the 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which control the economic एंड सोशल पावर. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि यूरोप की जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी की, वो डिवाइडेड थी स्टेट्स में, यानी उसमें अलग अलग लेवल थे सोसाइटी के, और उसमें उन लेवल्स में जो थे हमारे चर्चेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, प्लस एरिस्टोक्रेट पीपल जो होते थे, यानी जो बहुत अमीर लोग, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो लोग होते थे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, और चर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे. तो सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पीपल टू चेंज दिस. तो जब रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके बाद लोगों को लगने लगा यूरोप के कि ये जो हमारा सोसाइटी का ऑर्डर है इसको चेंज होना चाहिए. इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट और हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी. अभी तक तो सोसाइटी में कुछ नोबल्स थे, कुछ एरिस्टोक्रेट पीपल थे, कुछ चर्च के लोग थे, लेकिन अब जो है आम इंसान अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगा, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सोचने लगे. इंडिविजुअल राइट का मतलब है कि हमारे क्या अधिकार हैं. एंड हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस. और ये भी डिस्कस होने लगा कि सोशल पावर किसको मिलनी चाहिए. इन इंडिया, राजा राम मोहन राय एंड Derozio talked the significance of French Revolution, and many other debated the idea of post-revolutionary Europe. तो ये जो आइडिया था ये डिस्कस हुआ इंडिया में भी. इंडिया में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने इस पे बात की फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, और दूसरे भी कंट्रीज़ में इस पे डिबेट्स हुई. द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न reshape these ideas of societal change. तो ये जो आइडियाज़ थे, ये जो बहस थी सारी की सारी, इसने सोसाइटी को एक नया शेप देने का काम किया. नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउ एवर वॉन्टेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी. तो लेकिन सोसाइटी में सभी ऐसे नहीं थे जिनको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, जिनको सोसाइटी में बदलाव चाहिए था. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. तो हर तरह के लोग थे. कुछ ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में एकदम से चेंज लाना चाहते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस, ग्रेजुअल शिफ्ट में चेंजेस लाना चाहते थे, जो एकदम नहीं चाहते थे चेंज, बट उन्हें लग रहा था ग्रेजुअली चेंज हो जाना चाहिए. लेकिन बस ऐसे भी थे जो चाहते थे एकदम से चेंज आए. सम वर कंजर्वेटिव्स, लेकिन तीसरी तरह के लोग थे कंजर्वेटिव्स. अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स, और कुछ को कहते थे लिबरल्स और रेडिकल्स. ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, और इनके मीनिंग भी जानेंगे कि क्या होते हैं कंजर्वेटिव्स, क्या होते हैं लिबरल्स, और क्या होते हैं रेडिकल्स. व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन
in the context of time, what separate these stands of politics, what linked them together. तो ये सारी टर्म्स हैं क्या, इनका मतलब क्या है, और टाइम के हिसाब से ये कैसे चेंज हुई हैं, कैसे लिंक अप हैं ये लिबरलिज्म या लिबरल और रेडिकल्स और कंजर्वेटिव कैसे लिंक है एक दूसरे से, वो भी हम जानेंगे. वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल एट ऑल टाइम्स. तो ये सारी चीज़ों का मीनिंग सेम नहीं है. वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th century एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड चेंज. तो हम इनको जो 19th century है उसके पॉलिटिकल ट्रेडिशन में रख कर देखेंगे कि, और देखेंगे कि इन्होंने कैसे प्रभावित किया है, ये जो आइडियोलॉजी हैं, ये जो विचार है, इन्होंने कैसे प्रभावित किया है आज की सोसाइटी को. Then we will focus on the historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. तो यूरोप में सोशलिज़म का आइडिया आया था और जो बहुत ही पावरफुल रहा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा. तो किस चीज़ में सिग्निफिकेंट रहा, सोसाइटी को शेप देने में 20th century में. तो आगे हम पढ़ेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में. वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज द सोसाइटी वर लिबरल्स. एक जो मेन ग्रुप है जिसने सोसाइटी को चेंज किया वो थे लिबरल्स. तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. लिबरल जो थे वो थे जो एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन को टॉलरेट किया जा सके. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स इक्वली डिस्क्रिमिनेटेड. तो यूरोप के जो स्टेट थे वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, यानी उनके साथ समानता का दर्जा नहीं दिया जा रहा था इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर, क्योंकि रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा था. तो वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन. और स्पेन जो है वो क्या फेवर कर रहा था? कैथोलिक चर्च. तो ये दोनों जो थे अलग अलग चर्चेस को फॉलो कर रहे थे. लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. और डायनेस्टिक रूलर यानी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चला आ रहा है, उनको भी उनकी अनकंट्रोल पावर को अपोज किया. किसने? लिबरल्स ने. They wanted to safeguard the right of individual against government. वो चाहते थे कि इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं, यानी जो एक इंसान के राइट्स हैं, उनको सेफगार्ड मिले. किससे सेफगार्ड मिले? गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट उनके अधिकारों को छीन ना पाए कभी भी. They argued for a representative elected parliamentary government. कैसी गवर्नमेंट चाहते थे वो? रिप्रेजेंटेटिव, यानी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इलेक्टेड पार्लियामेंट्री, जिसका पार्लियामेंट जो है इलेक्ट किया जाए लोगों के द्वारा. सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेंड जुडिशरी. और कोई वेल ट्रेंड जुडिशरी उनके लॉज बनाए, कानून बनाए. दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशल्स, जिस पे रूलर और ऑफिशियल का कोई भी उनका कोई इन्फ्लुएंस ना हो. हाउ एवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी वो चाहते तो ये थे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटी हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, बट स्टिल वो डेमोक्रेट नहीं थे. दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अब इतना सब कुछ चाहते थे लेकिन क्या नहीं चाहते थे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. आपको मालूम होगा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में जो भी अडल्ट होते हैं उनको वोट करने का अधिकार होता है, बट वो ये नहीं चाहते थे. हाउएवर they were not democrats. They did not believe in universal adult franchise. That is the right of everyone citizen to vote. They felt men of property mainly should have the right to vote. तो ये जो लिबरल्स थे ये क्या सोचते थे कि सिर्फ जो मैन है उन्हीं को राइट टू वोट होना चाहिए. वो भी कौन से मैन? जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी जिनके पास पूरा अपनी जो सॉलिड हैं मनी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से, उन्हीं को वोट देने का अधिकार हो. दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन. और वो ये और क्या नहीं चाहते थे? वोट फॉर वुमेन भी इन्होंने
उसको भी सही नहीं समझा। इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन, ये तो थी लिबरल्स की बात, अब हम करेंगे रेडिकल्स की बात। ये क्या चाहते थे? इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो इनके अनुसार गवर्नमेंट जो है वो कौन सी चुनी जानी चाहिए? जो मेजॉरिटी चाहे, कंट्री की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी जिससे चाहे उसको गवर्नमेंट बनाना चाहिए। मैनी सपोर्टेड वुमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट। तो इनमें से रेडिकल्स में से कुछ लोग जो हैं वो वुमेन वोट को सपोर्ट करते थे, यानी वो इस चीज़ को मानते थे कि फीमेल्स को वोट का अधिकार होना चाहिए, जबकि लिबरल्स ऐसा नहीं मानते थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। तो इन्होंने इसको भी अपोज कर दिया कि फैक्ट्री ऑनर्स या ग्रेट जो लैंड ऑनर्स हैं या जो प्रॉपर्टी वाले मैन हैं उन्हीं को वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वो जो है अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो नहीं थे बट डिसलाइक करते थे कंसंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी। तो वो इस चीज़ को डिसलाइक करते थे कि सिर्फ प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर किसी को वोट का अधिकार ना दिया जाए। ये नहीं कि किसी के पास कुछ एक लोगों के पास प्रॉपर्टी है तो उन्हें वोट करने का अधिकार हो, वो ये नहीं चाहते थे रेडिकल्स। उसके बाद हम आएंगे कंजर्वेटिव क्या थे? कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब इन्होंने ये तीसरा जो तबका था कंजर्वेटिव्स का, इन्होंने अपोज कर दिया रेडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी। कैसे? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैव ओपन देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। तो इन्होंने अपना जो माइंड है वो बिल्कुल ओपन किया चेंज के लिए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। पहले कंजर्वेटिव ने चेंज के आइडिया को अपोज कर दिया था। इन्होंने कहा था कि हमें कोई चेंज चाहिए ही नहीं। पहले इन्होंने बोला था कि हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, सोसाइटी जैसी थी वैसी ठीक थी। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद इनका भी मन जो है वो बदल गया। By the 19th century they accepted that some change was inevitable. इन्हें लगा कि 19th सेंचुरी के एंड तक जो थोड़ा बहुत चेंज है वो हम कर सकते हैं, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू द स्लो प्रोसेस। तो चेंज आना तो चाहिए पर चेंज धीरे धीरे आना चाहिए, एकदम हम सोसाइटी को बदल नहीं सकते, ऐसा मानना था कंजर्वेटिव्स का। तो आपने देखी कि तीन विचारधाराएं थी कंजर्वेटिव्स की, रेडिकल्स की और लिबरल्स की, जो हमने पढ़ी। उसके बाद है सच सफरिंग्स डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट द societal change clash during the social and political turmoil that followed the French Revolution, and various attempts at revolution and nation transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो इनको सभी को चांस दिया गया अपनी अपनी सोच रखने का और इन्होंने आगे काम भी किया उस पर। तो क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने इस पार्ट में ध्यान से सुना होगा मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।